गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम नाजीज़ में द राइज ऑफ हिटलर वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसका हमने लास्ट में ये देखा था कि नाजिस कोड वर्ड में ये सब चीज़ें इस्तेमाल करते थे। लाइक जेविश को अगर किलिंग करनी रहती थी, गैस चैम्बर में डालना रहता था तो उसको फाइनल ट्रीटमेंट कहा जाता था, डिसइंफेक्शन कहा जाता था। अगर कोई फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन को अगर मारना होता था तो उसे इस्थोसनिया कहा जाता था, और ये बहुत ही सीक्रेटली करते थे। इनफैक्ट वहाँ की मीडिया को भी इस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रखा था कि लोगों को पता ही नहीं चलता था। मीन्स बहुत से लोगों को मतलब मीडिया के थ्रू उनका माइंड वॉश कर रखा था कि नाजिस जो कर रहे हैं या नाजिस जो आइडियोलॉजी है ना, वो सही कर रही है। उनकी वापस से मीन्स वो प्रॉस्पेर हो जाएगी जर्मनी, वापस उनको एक अच्छा स्टेटस मिल जाएगा वर्ल्ड में। तो ये सारी चीज़ें जो थे नाजिज्म जो थे वो वर्ल्ड वॉर सेकेंड की आड़ में कर रहे थे। ओके, अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे क्या इफ़ेक्ट पड़ा स्कूल में ऑन नाजीज जर्मनी। जब नाजीज जर्मनी का दौर चल रहा था तो उस समय स्कूल्स पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा। हिटलर जर्मनी को एक नाजी कंट्री बनाना चाहता था जहाँ पर सारे जो सिटीजन्स है वो नाजीज आइडियोलॉजी को फॉलो करें। सो उन्होंने सोचा कि क्यों ना स्कूल में नाजी आइडियोलॉजी का सब्जेक्ट ऐड कर दिया जाए, और उन्होंने वो सब्जेक्ट ऐड कर दिया जिससे कि बच्चों को नाजी आइडियोलॉजी के बारे में स्कूल से ही पढ़ाना स्टार्ट कर दिया जाए कि नाजीज जो है अच्छा काम करते हैं, इनकी ऐसी आइडियोलॉजी है। ओके, इसके साथ साथ इन्होंने और भी अदर काम किए, जैसे लाइक जेविश टीचर्स होते थे स्कूल्स में जो पहले से अपॉइंटेड थे, उनको हटा दिया गया, उनको जॉब से हटा दिया गया। फिर जो स्कूल के बच्चों में सेग्रीगेशन ला दिया गया। सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेट करना। अब यहाँ पे सेपरेशन कैसे करा कि जो नॉर्डिक आर्यन जर्मन्स है या जो ब्लॉन्ड जर्मन्स हैं उनको अलग कर दिया गया, जो जेविश बच्चे हैं, जो पॉलिश बच्चे हैं उनको अलग अलग कर दिया गया, इनको अलग अलग बिठा दिया गया, इनके अलग अलग क्लासेस बना दी गई। ये इनफैक्ट ना साथ बैठ के खाना खा सकते हैं ना ही साथ खेल सकते हैं। फिर इसके बाद धीरे से उन्होंने क्या करा, जितने भी अनडिजरेबल चिल्ड्रन थे यानी कि जेविश, पॉलिश, जिप्सीज या मेंटली फिजिकली डिसेबल्ड बच्चे जो इन्होंने अलग करे थे, इनको स्कूल से निकाल दिया गया और उनको कंसंट्रेशन कैंप ले जाया गया। और एज यू नो कंसंट्रेशन कैंप में ले जाके क्या कर दिया जाता था, इनको गैस चैम्बर में डाल दिया जाता था ताकि ये बच्चे मर जाए। मैंने आपको कल वीडियो में बताया भी था कि बुक में इमेज है कि कैसे बच्चे जो हैं उनको कंसंट्रेशन कैंप ले जाया गया और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे ताकि उनको गैस चैम्बर में डालने का। ओके, दैन स्कूल की टेक्स्ट बुक को रीराइट करवा दिया गया, मतलब कि स्कूल की टेक्स्ट बुक जो भी चलती थी इनको वापस से रीराइट किया गया और बच्चों को रेकिल साइंस के बारे में बताया गया, जो रंग भेद के हिसाब से किस तरीके से आपको भेदभाव किया जाता है। उनको कहीं ना कहीं उनको प्रमोट किया गया रेकिल डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। ओके, और नाजीज़्म ने अपनी आइडियोलॉजी को जस्टिफाई करने की कोशिश करी उन टेक्स्ट बुक के सिलेबस को बदल के। और जैसे कि अगर बच्चा अगर बचपन से ही कोई चीज़ पढ़ता आएगा तो उसको ऑटोमेटिकली वो माइंड में सेट हो जाएगी कि नाजी जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, नाजी जो आइडियोलॉजी है बिल्कुल सही है। और बहुत से बच्चे जो हैं नाजी आइडियोलॉजी के तहत इन्फ्लुएंस भी हुए। फिर उसके साथ साथ बच्चों को लॉयल और सबमिसिव करना सिखाया। लॉयल तो आप सभी जानते हो, वफादार होना। सबमिसिव का मतलब होता है कि जो भी आइडियोलॉजी उनको सिखाई गई है उसको वो फॉलो करना विदाउट किसी क्वेश्चन के, विदाउट रेजिंग एनी क्वेश्चन। जैसे वहाँ पे नाजी आइडियोलॉजी सिखाई जा रही थी तो बच्चों को ऐसा सबमिसिव बनाना कि आपको नाजी आइडियोलॉजी ही फॉलो करना है और कोई क्वेश्चन नहीं करना है कि हम क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, बस आपको नाजी आइडियोलॉजी को फॉलो करना है। बच्चों को ये सिखाया गया कि आपको जेविश पीपल से हेट करना, जेविश स्टूडेंट से हेट करना सिखाया और हिटलर को वर्शिप करना, उनको पूजना सिखाया स्कूल में। ओके, इसके साथ साथ स्कूल के बाद इन्होंने एक नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन बनाया। जब बच्चा 10 से 14 साल के बीच में होता है तो उन्हें जंग वॉक नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन में भर्ती करवाया जाता था। जंग वॉक जो कि एक नाजी यूथ ग्रुप था। ओके, उसका काम था जो 14 से कम साल के जो बच्चे हैं उनको रिक्रूट करना और जैसे उनको नाजी आइडियोलॉजी के बारे में बताना, और जैसे उनका कंप्लीशन हो जाता है 14 ईयर्स का, जैसे ही लड़के की एज हो जाती है तो उसको नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना पड़ता था, जिससे कि हिटलर ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है। उन्हें वहाँ आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग एज वेल एज फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती थी, और जैसे ही वो 18 साल के होते थे उन्हें सेना में या आर्म्ड फोर्स में भर्ती
ज़बरदस्ती भर्ती करवाया दिया जाता था, या फिर कोई नाजी ऑर्गेनाइजेशन का पोस्ट में कोई जॉब दे दी जाती थी। ओके, अब नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर जानना चाहे तो 1920 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, और 4 साल बाद इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम हिटलर यूथ ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर रख दिया गया था, और जितनी बाकी वहाँ पे अदर यूथ ऑर्गेनाइजेशन थी उनको बंद कर दिया गया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हिटलर की क्या आइडियोलॉजी थी, पर्टिकुलरली वो वुमेन्स के लिए हिटलर की क्या आइडियोलॉजी थी, या नाजिस की क्या आइडियोलॉजी थी। तो 1933 में हिटलर ने अपने भाषण में एक बार ये कहा था कि इन माई स्टेट वुमेन्स आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटीजन्स, ओके, स्पेशली मदर्स। इसमें खास तौर पे इसमें संबोधन में कहा था दैट मदर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटीजन इन माई स्टेट, यानी कि माता है। बट लेकिन इन रियलिटी ड्यूरिंग द नाजी जर्मनी या हिटलर के राज्य में ऐसा कुछ भी नहीं था। सारी मदर्स को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता था। जो वुमन अनडिज़ायरेबल बच्चों को जन्म देती थी उन्हें पनिश कर दिया जाता था, एंड जो डिज़ायरेबल बच्चों को जन्म देती थी उन्हें रिवॉर्ड्स देते थे। उनको हॉस्पिटल में उनका काफ़ी अच्छा ध्यान रखा जाता था, उन्हें डिस्काउंट्स दिए जाते थे, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, रेलवे टिकट्स में कंसेशंस मिलते थे, ओके, और इसके साथ साथ रिवॉर्ड्स तक दिए जाते थे वुमन को जो मीन्स डिज़ायरेबल किड्स जन्म देती थी। ऐसा ही एक ऑनर था, रिवॉर्ड था ऑनर क्रॉसेस, जो कि वो वुमेंस को मोटिवेशन के तौर पे मिलता था, और ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ायरेबल बच्चों को जन्म दे। और एनी वुमेन जो कि 4 डिज़ायरेबल बच्चे को जन्म देती थी तो उससे ब्रोंज ऑनर क्रॉस मिलता था। कोई वुमन अगर 6 डिज़ायरेबल बच्चों को जन्म देती थी तो उसे सिल्वर ऑनर क्रॉस मिलता था, और अगर कोई लेडी या कोई वुमन 8 या उससे ज़्यादा बच्चों डिज़ायरेबल बच्चों को जन्म देती थी तो उसे गोल्डन ऑनर क्रॉस मिलता था। ओके, तो ये कंडीशंस थी वुमन की ड्यूरिंग द नाजी जर्मनी या हिटलर्स जर्मनी। इसके बाद में रिएक्शन ऑफ द कॉमन पीपल टुवर्ड्स नाजीज्म। ओके, क्या रिएक्शन रहता था जो ऑर्डिनरी पीपल या कॉमन पीपल। कुछ ऑर्डिनरी पीपल ऐसे थे जो नाजीज़्म को फॉलो करने लगे थे, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी से काफ़ी वो लोग इन्फ्लुएंस्ड थे। वो जेविश पीपल को हेट करने लगे, जेविश पीपल के अगेंस्ट हेटेड पैदा करने में कहीं ना कहीं नाजीज़्म और सफल हुए। उसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया वहाँ की मीडिया ने। सिंस डिक्टेटर गवर्नमेंट थी तो मीडिया पर सेंसरशिप लगी चुकी थी, तो जो हिटलर ने या जो नाजी गवर्नमेंट दिखाना चाहती थी मीडिया वालों ने वही दिखाया। उनके पोस्टर्स बनाए गए जिसमें जीविस को ऐसा दिखाया गया कि वो दुश्मन है जर्मन्स के। ऐसी फिल्म्स मूवीज़ बना गई लाइक द इटर्नल्स ऑफ जीविस, जिसमें लोगों के अंदर ये डाल दिया गया कि जेविस जो पीपल है, ज्यूस पीपल जो हैं वो ख़राब हैं, वो जर्मनी के लिए थ्रेट है, और जो हिटलर जो है वो काफ़ी अच्छे हैं, वो जर्मन्स को प्रॉस्पेरिटी की तरफ ले जाएंगे, उनको समृद्ध बनाएंगे। तो कॉमन पीपल में अब ज्यूस को लेके हेटेड पैदा करने में सफल हुए, उनमें हेटेड आ गया। और जैसे ही कोई भी जेविश पीपल दिख जाता था उन्हें, तो पुलिस को कॉल कर देते थे, और उनके माइंड में कहीं ना कहीं ये डाल दिया गया था भाई मूवीज़ मीडिया कि जो हिटलर जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जर्मनी एक दिन समृद्ध या फिर प्रॉस्परस कंट्री बनेगा और इनकी लाइफ भी वैसे ही बेटर हो जाएगी। अब इसमें से बहुत सारे से जर्मन्स ऐसे थे जो कि नाजी से ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होते थे, वो इन सब चीज़ों को ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, बट लेकिन वो डरते थे कि अगर हमने हिटलर के अगेंस्ट या नाजी गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया या उन्हें क्रिटिसाइज़ किया तो उनका वही हश्र होगा जो जेविश पीपल के साथ हो रहा था। इस वजह से वो लोग आवाज़ भी नहीं उठाते हैं। ऐसे ही कुछ फेमस बुक है जिन्हों की शार्लेट नाम की एक महिला ने लिखी है, जो कि थर्ड राइक ऑफ ड्रीम्स है, जिसमें उस समय जो जेविश पीपल की जो कंडीशंस थी उसके बारे में पूरा जिक्र किया हुआ है। और जब पूरी दुनिया को नाजीज आइडियोलॉजी के बारे में पता चला, नाजी किलिंग जिसको कि हॉलोकॉस्ट के नाम से भी जाना जाता था, इसके पता चला तो काफ़ी कंट्रीज ने इसकी निंदा करी, और कहीं ना कहीं जो नाजी आइडियोलॉजी थी वो आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड और जैसे हिटलर की डिक्टेटरशिप ख़त्म हुई तो नाजी आइडियोलॉजी ख़त्म हुई। ओके, तो कहीं ना कहीं चैप्टर को पढ़ाने का मकसद ये था कि कैसी एक कंट्री हो सकती है जब कोई डिक्टेटर रूल करता है, स्पेशली अगर एक कंट्री जहाँ पे डाइवर्स पीपल रहते हैं, अगर वहाँ पे कोई डिक्टेटर ऐसा बन जाता है तो हो सकता है कि अगर वहाँ पे कोई मेजॉरिटी ग्रुप का कोई डिक्टेटर बना है कोई माइनॉरिटी, तो वो ऑब्वियसली बात है वो अपने
अपने धर्म या अपने रिलीजियस बेसिस पे ही उनको जज करेगा और एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ सकता है। ओके, कहीं ना कहीं ये हिस्ट्री की बातें कहीं ना कहीं हमें इम्पोर्टेंस बताती हैं कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है। वी आर लकी इनफ दैट हम लोग जो आज हम रह रहे हैं वो एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में है, जहाँ पे सारे रिलीजियस को, सारी कम्युनिटी को इक्वालिटी के तौर पे रखा गया है। ओके, बट अगर ऐसी कंडीशन अगर इंडिया में डिक्टेटरशिप होती तो शायद यहाँ पर भी ऐसी कुछ हार्श कंडीशंस हो सकती हैं। सो वी आर लकी इनफ दैट वी आर रिसाइडिंग इन अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, नॉट इन अ डिक्टेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ओके, यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।